भारतीय सेना मानती है कि 1962 के बाद लद्दाख में पहली बार चीन को इस तरह काबू में किया गया कि अब वो फिंगर 4 तक मनमानी नहीं कर सकता। पहले चीन अकेले फिंगर 8 से 4 तक पेट्रोलिंग किया करता था और भारतीय सेना की स्थायी पोस्ट फिंगर 3 तक थी, लेकिन अब चीन को फिंगर 8 पर स्थायी पोस्ट बनानी पड़ रही है। अप्रैल 2020 के बाद फिंगर 4 तक बनाए अपने सभी बंकर और निर्माण को खुद ध्वस्त कर चीन ने यह संकेत देने की कोशिश की है कि पैंगोंग इलाके में वो विवाद को भी स्थायी तौर पर खत्म करना चाहता है, क्योंकि 24 जनवरी के एग्रीमेंट में चीन ने इस इलाके में किसी तरह की सैन्य या दूसरी गतिविधि न करने पर सहमति जताई। हालांकि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि 1954 में बड़े जोशो खरोश से हिंदी चीनी भाई भाई का नारा 1962 तक दम तोड़ गया था। इसलिए चीन पर नकेल कसने के साथ साथ उस पर कड़ी नजर रखनी बहुत जरूरी है। तस्वीरों में देख सकते हैं, टैंक्स वापस जा रहे हैं, तंबू उखड़ रहे हैं, सैनिक वापस जा रहे हैं, बटालियंस वापस जा रही हैं, लड़ाकू विमान, मिसाइल्स जो तैनाती की बात चल रही थी उसको अब ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है और ये सब कुछ हुआ है भारतीय सेना के दमखम से। सरकार ने पूरी तरह से फ्री हैंड दिया था गलवान घाटी में जो क्लैश हुआ था। उसके बाद 15 जून को जो क्लैश हुआ था उसके बाद सेना को सारे अधिकार दे दिए गए थे। सब ऑपरेशंस, नेगोशिएशंस, सब कुछ सेना करेगी। इधर सरकार की कूटनीतिक चालें तेज़ थी चीन को घेरने के लिए, चाहे वो साउथ चाइना सी हो, चाहे वो ताइवान का समर्थन करना हो, चाहे और दूसरे मुद्दों पर जिस तरीके से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दौरे किए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की, कूटनीतिक चर्चा जारी रही और उसी की बदौलत सेना ने भी जब कैलाश रेंज पर अपना कब्जा कर लिया था उसके बाद चीन जो था वो कहीं ना कहीं घुटनों पर आता दिखाई दिया, टेबल पर बैठकर बात करने को ललाई दिखाई दिया। ड्रैगन पर नकेल, इसी मुद्दे पर आधे घंटे तक चर्चा करेंगे। हमारे साथ जबरदस्त पैनल है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता खेमचंद शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता विंग कमांडर अनुमा आचार्य हमारे साथ मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट प्रफुल्ल बख्शी और फॉरेन एक्सपर्ट जे.के. त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं। सभी का स्वागत है। सबसे पहले बख्शी साहब आपके पास आऊंगा। लेफ्टिनेंट जनरल वाई.के. जोशी ने कहा है कि 29-30 अगस्त की रात को कैलाश रेंज पर जो कब्जा किया था भारतीय सेना ने, वो कहीं ना कहीं ट्रंप कार्ड साबित हुआ, चीन बातचीत के लिए सामने आया और अब देख रहे हैं कि जब युद्ध के बादल मंडरा रहे थे उस बीच चीन वापसी कर रहा है, बैक टू पवेलियन जा रहा है हथियारों समेत। आप इसको किस तरीके से देखते हैं सर? देखिए, ऐसा है, इसमें दो राय नहीं है कि अब आर्मी ने ज़्यादा एक्शन दिखाना शुरू कर दिया। मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही है, बिल्कुल आ रही है सर। हाँ, ज़्यादा एक्शन दिखाना शुरू कर दिया है, इनिशिएटिव लेना शुरू कर दिया है और उसको फ्री हैंड मिल रहा है जी। ये जो अगर ये ऐसा पहले रहा होता तो बातें अलग अलग होती हैं। चीन के संदर्भ की बात कर रहा हूं मैं। हाँ। पर जो भी है, अब 28-29 की रात को जो एक्शन दिखाया, उस एक्शन से ये फर्क पड़ा है कि चाइना को पता चल गया है कि इंडियन आर्मी है अब वो बात नहीं है जो कि वो पहले सोच के आया था। जो कैलाश रेंजेस के ऊपर, 7 हाइट्स के ऊपर जो हमने लिया है, और जो गलवान में जो झड़प हुई थी जिसमें 121 चाइनीज सोल्जर्स मारे गए, पहले उनका नंबर नहीं बताया जा रहा था, छुपाया जा रहा था। और मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे सैनिक नहीं मारे गए, कहने क्या मतलब है कि ये जो चीज़ है, चाइना का पांव इसलिए उखड़ रहे हैं कि इंडिया ऑफेंसिव पे आ गया है और इंडिया ऑफेंसिव पे आया है। ये एक चेंज और नीति की चेंज नज़र आ रही है और ये इसी के कारण जो है एक नई स्फूर्ति देश में जागी है, नई स्फूर्ति फौज में जागी है। पहले सेना डिफेंसिव होती थी, लेकिन गलवान घाटी के बाद सेना ऑफेंसिव हुई है और सेना ने कहीं ना कहीं जो कैलाश रेंज पर वो जो अपना कब्जा जमाया था, उससे कहीं ना कहीं जो चाइना था वो बैकफुट पर आता दिखाई दे रहा है। जे.के. त्रिपाठी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पूरा क्रेडिट सेना को या सरकार की कूटनीति जो कोशिशें थी वो भी कहीं ना कहीं रंग लाई? क्योंकि असली बात देखिए तब शुरू हुई जब सेना ने अपने मीटिंग में डिप्लोमेट्स को भी शामिल किया ताकि दोनों ओर के पर्सपेक्टिव को देखा जा सके और उसको ध्यान में रखा जा सके। वैसे हम तो ये कहेंगे कि सेना के लिए कुरोज है, क्योंकि सेना वहां डटी रही, चाहे उसको पॉलिटिकल लीडरशिप ने कहा डटने के लिए
चाहे जैसे भी, लेकिन सेना वहां डटी रही, वहां से हटी नहीं। और जो कि चीन नहीं समझता था, जिसकी चीन को उम्मीद नहीं थी, चीन का सारा कैलकुलस इसमें गड़बड़ा गया, सारी कैलकुलेशन फेल हो गई। चीन सोचता था कि एक बार हम ओंकार भरेंगे, थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो भारत की सेना पीछे हट जाएगी, लेकिन वो नहीं हुआ। उसके जवाब में हमने भी टिट फॉर टैट, मतलब जितना उनकी सेना और जितने उनके हथियार वगैरह आते थे, हमने भी उतने रखने शुरू किए, और साथ ही साथ अपने कूटनीतिक दबाव भी वार्ता के द्वारा और देशों के द्वारा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से भी दबाया, जिसका परिणाम आज ये देखने में मिल रहा है कि चीन वहां से हट रहा है धीरे धीरे। हालांकि ये अभी पूरा नहीं हुआ, ये अभी एक सेक्टर में हुआ है, और हमें इसका ध्यान रखना चाहिए कि उस सेक्टर में भी हम चीन पर नज़र रखनी चाहिए। और अभी बहुत सारी ऐसी पोस्ट हैं, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां से चीन को वापस जाना है। क्या वो वहां से वापस जाएगा, इसके लिए आगे क्या रणनीति होगी, इस पर भी बातचीत करेंगे। विंग कमांडर अनुमा आचार्य हमारे साथ मौजूद हैं। अनुमा जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं? फिंगर 4 तक चीन पेट्रोलिंग करता था, फिंगर 8 तक हम LAC क्लेम करते थे, अब इस समझौते से चाइना फिंगर 8 तक सिमट जाएगा और फिंगर 8 से आगे वो पेट्रोलिंग नहीं करेगा। कितनी बड़ी अचीवमेंट इसको मानेंगी आप, और साथ ही साथ इसको कूटनीतिक जीत सरकार की भी मानेंगी आप? मुझे तो इसमें कोई जीत नहीं लग रही, क्योंकि पहले हम फिंगर 8 तक जाते थे और अब हम फिंगर 3 तक सिमट गए, धन सिंह थापा पोस्ट तक ही सिमट गए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी जीत है। हम अपने क्षेत्र के अंदर कैलाश रेंजेस, जहां से हम मोल्डो में स्थित उनके गैरिसन के ऊपर निगाह रख सकते थे, हमें अगर वो पोस्ट छोड़नी पड़ रही है क्योंकि हमारे भाग में आती है, तब तो ये किसी तरह की जीत ही नहीं हुई। और एक चीज आपको बताना चाहूंगी जी, 5 दिन पहले एक चाइना एरोस्पेस स्टडीज इंस्टीट्यूट अमेरिका में है, ये अधिकृत वेबसाइट है इसकी एक रिपोर्ट आई है जो हर 13 साल में निकलती है। तो 2013 की रिपोर्ट अभी पब्लिश हुई है और अगली शायद 2026 के आसपास आएगी। उसने एक बात लिखी है कि 1990 से लेकर और 2003 तक जो चीन था उसको हिंदुस्तान से डर लगने लगा था। ये उस समय का डर है जिसके कारण चीन ने अपनी अलग अलग तरीके की स्ट्रेटेजी अपनाई। ये जो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है ये हमारे फौजी सर्कल में सभी ने देखा है, बहुत सारे लोगों ने देखा है और इसके ऊपर चर्चा भी की है कि ये उस समय हम जिस तरह से आगे बढ़ रहे थे उस तरह से चाइना ने हमारा आकलन किया है। अब जो बात है कि एक तो हमारा गालवान हॉट स्प्रिंग वाला जो एरिया है वहां से चीन की सेना नहीं जा रही है, हम वहां भी पेट्रोलिंग नहीं कर पा रहे हैं और हम अपनी कैलाश रेंजेस दे रहे हैं। तो ये दो चीजें मैं नहीं मानती कि विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है। खेमचंद शर्मा जी किस तरीके से देखते हैं? उनका कहना है कि अपना इलाका अगर हम छोड़ रहे हैं, अपनी चोटियों पर अगर हम काबिज हैं और चीन के दबाव में और ये जो एग्रीमेंट हो रहा है इस पे हम उन चोटियों को छोड़ रहे हैं, तो ये खतरनाक हो सकते हैं आने वाले दिनों में और इसमें कोई बड़ी जीत नहीं है। कैसे कहेंगे आप, क्या रिएक्शन? सबसे पहले तो मैं अपने वीर सैनिकों के जो शौर्य है उनको नमन करता हूं, उनको सल्यूट करता हूं, क्योंकि उनके शौर्य की वजह से आज पूरे विश्व ने माना कि जो भारतीय सेना है आज वो नए भारत की सेना है, किसी के सामने झुकने वाली नहीं है, किसी के सामने डरने वाली नहीं है, किसी के डर की वजह से या धमकी वजह से पीछे हटने वाली नहीं है। दूसरा, आज का जो नेतृत्व है उसकी जो लीडरशिप है, उसकी जो दृढ़ता, आप कह सकते हो जो फ्यूचरिस्टिक उनकी जो सोच है, जो लीडरशिप है, उसको भी मैं सल्यूट करता हूँ। और उनका जो कोऑपरेटिव एक आप कह सकते हैं हैंड टू हैंड जो उनका कोलैबोरेशन है और साथ में मिलकर काम करके जो अचीवमेंट है वो हम सभी के लिए, हम सबके सामने गौरव करने की एक बात है। अब जो कांग्रेस की मित्र वो डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो आर्मी का उनका बैकग्राउंड है, मेरा वैसे बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें मैं एक लेमैन की तरह आपको बताना चाहता हूँ। आज की सरकार में पिछली सरकारों में क्या फ़र्क है? पिछली सरकारों में जो बॉर्डर पे इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए था, जो पुल बनने चाहिए थे, जो रोड बनने चाहिए थे, ताकि हमारे जो हैवी वेपन्स हैं, हमारा हैवी डिप्लॉयमेंट है, वो तेज़ी से बॉर्डर पे हो सके, वो होता नहीं था। आज की सरकार में पिछले 6 साल में कोई भी व्यक्ति ये मानेगा कि वहाँ पे तेज़ी से पुल बने, तेज़ी से रोड बनी है। आज आर्मी का जो डिप्लॉयमेंट है तेज़ी से बॉर्डर तक हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2, आज हमारी एयरफोर्स को एम्पावर किया गया है। एयरफोर्स के पास राफेल जैसे आधुनिक हमारे पास फाइटर प्लेन है। इसके साथ साथ इंडिजीनियस भी डिफरेंट तरीके के हमारे पास फाइटर प्लेन है।
वैसे ही हमारी जो ग्राउंड आर्मी है उसको जो आधुनिक हथियार चाहिए, आधुनिक उनके पास उपकरण चाहिए, क्योंकि जो एरिया ये है लद्दाख का, वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है और ऐसी ठंड में बिना आधुनिक आप उपकरणों के वहाँ पे टिक नहीं सकते। हमारी सरकार ने सभी आधुनिक उपकरण हमारी सेना को प्रोवाइड किए और हमारी सेना उन परिस्थितियों में काम करने की आदी है। इसीलिए भी चाइना के पास उपकरण तो थे, लेकिन चाइना के सैनिकों में वो एक्सपीरियंस या वो मादा नहीं था कि वो ऐसी परिस्थितियों में भी हमारे ही सैनिकों के सामने फेस टू फेस रुक सकें। तो ये भी हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट था। चौथा, जिस तरीके से हमारे वीर सैनिकों ने चाइना को टक्कर दी और हमसे ज़्यादा डबल या ट्रिपल उनकी कैजुअलिटी हुई, इससे भी चाइना को पता चलिए चला कहीं ना कहीं पूरी तरह से दबाव बनाया। बख्शी साहब, आपसे ये समझना चाहूँगा कि गलवान घाटी क्लैश 15 जून को हुआ था, उसके बाद से सरकार ने पूरी तरह से सेना को फ्री हैंड दे दिया। सब ऑपरेशन सेना देखेगी, सारे नेगोशिएशन सेना करेगी, यहाँ से किसी तरह का कोई इंटरफेयर, किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं होगा। और सेना ने 9, 10, 11 दौर की वार्ता की, हालांकि उसमें वक्त ज़रूर लगा, लेकिन आखिरकार चीन को पीछे जाना पड़ा। ये अगर पहले फ्री हैंड दिया गया होता तो शायद ये नौबत नहीं आती गलवान घाटी की या उससे पहले के जो हालात थे। देखिए ऐसा है, आप मेरे को थोड़ा समय दीजिए, मैं ढंग से बताना चाहूँगा कि पहले जो नीतियाँ थीं वो बहुत पुरानी नीतियाँ बनी हुई थीं, और आप ये बात मान के चलो इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी का हाथ नहीं होता, ना कांग्रेस का ना बीजेपी का। ये गलत धारणा है। जो ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी बनी हुई है, उन्होंने ऐसे रूल बनाए हुए हैं, वो रूल बने हैं पिछले 50 साल से, और उसमें सिविल और मिलिट्री का जो मन में कीड़ा डाला हुआ है, उसके हिसाब से फौज की आवाज कम की गई थी। ये शुरू से ऐसा है। ये अब धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। मैं ये नहीं कहता कांग्रेस की कमजोरी थी, मैं ये नहीं कहता बीजेपी की ताकत है। मैं ये कहता हूं कि ये जो बदलाव ला रहे हैं इंटरनल वर्किंग में, इसके कारण हो रहा है। अभी भी गलतियां हैं। आईटीबीपी क्यों थी उधर? आईटीबीपी अगर उधर थी तो क्यों गलवान घाटी में जो चाइनीज सैनिक घुस रहे थे उनको रोका क्यों नहीं किया? आर्मी ने क्यों नहीं बोला? ये है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का प्रॉब्लम, और ये प्रॉब्लम है जो तरीके बने हुए हैं पिछले 1947 से, ये उसकी प्रॉब्लम है। उनको चेंज करना है। ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी चेंज नहीं होने दे रही, और प्रेजेंट गवर्नमेंट को अगर प्रॉब्लम है तो ब्यूरोक्रेसी से प्रॉब्लम है, ना कांग्रेस की कोई बात नहीं है, ना बीजेपी की बात है। ये गलत धारणा है। हम पॉलिटिकल पार्टियों को आपस में भिड़ा देते हैं और सच को छुपा देते हैं। ये हमको नहीं करना चाहिए, और अब ये हो रहा है धीरे धीरे। मैं सोचता हूं कि होना चाहिए, नहीं तो अगर पूरा आर्मी को हाथ होता तो चाइना को घुसने नहीं देते, क्योंकि होम मिनिस्ट्री के पास लेटर जाता है, क्योंकि आईटीबीपी होम मिनिस्ट्री के अंडर है, वहां से डिफेंस मिनिस्ट्री को आता है। ये तरीका अब हटना पड़ेगा, तब बात बनेगी। मेरे को ये ऊपर की जो कार्रवाई है, ये तो दिखावे की कार्रवाइयां होती हैं। और जो अब बात आगे की बात कर रहे हैं, मैं ये कहूंगा हमारे को कोई अपनी स्ट्रेटेजिक हाइट नहीं देनी चाहिए। अगर हम देने की सोच रहे हैं तो दोबारा सोचना चाहिए। ना कैलाश हाइट, ना ये 7 हाइट साउथ ऑफ पेंगोंग, ये हमको नहीं देनी है किसी भी हालत में। त्रिपाठी साहब, 4 चरणों में वापसी होगी। चौथे चरण में जैसा कि बख्शी साहब कह रहे हैं कि हमको जो हाइट पर हम मौजूद हैं वो हमको पोस्ट नहीं देनी चाहिए, लेकिन वो तो अब बातचीत का हिस्सा है, उसमें हमको जाना पड़ेगा वापस। चौथे चरण में कैलाश रेंज खाली करना है। ईगल पोजीशन मानी जाती है चीन की पूरी सेना पर। हम नज़र रख रहे हैं उसके क्या इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, वो कहाँ तक आ रहे हैं, उनकी रेंज क्या है, वो सब हमारी जद में है। अगर वहाँ से हम हटते हैं और कल को चीन फिर दोबारा ऐसी कोई हरकत करता है तो फिर क्या दोबारा हम उन रेंज को कब्जा कर पाएंगे, चीन का मुकाबला कर पाएंगे, चीन पर ऐसी ईगल पोजीशन हम हासिल कर पाएंगे? देखिए, जहां तक बात है कैलाश रेंज से हटने की, तो मैं एक बात ये बता दूं कि कहीं भी जब वार्ता होती है तो वार्ता में यही होता है कि अगर आप कह रहे हैं कि आप 20 अप्रैल की पोजीशन से पहले आएंगे, तो 20 अप्रैल की पोजीशन से पहले कैलाश रेंज में हमारा कब्जा नहीं था। वो एक तरह से नो मैंस लैंड था। और 20 अप्रैल से पहले उनका भी फिंगर 4 पे कब्जा नहीं था, फिंगर 4 से 8 तक। तो इसलिए अगर हम कह रहे हैं तो दोनों ओर चलना पड़ेगा। और जैसा हनुमान जी कह रही, ये मेरे समझ में नहीं आता। देखिए, यहाँ पर परसेप्शन में गलती है। यहाँ पे परसीव ये किया जा रहा है कि अभी हमने अपनी जमीन चीन को दे दी है। चीन को हमने अपनी जमीन 1962 में दे दी थी, और 1962 में नहीं, चीन को हमने अपनी जमीन 1998 में भी दी थी।
राजीव गांधी के टाइम में भी थोड़ी जमीन दी गई थी। वो जमीन जो दी गई थी वो अब तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बन गया है। आप उसको तब तक नहीं, या तो आप फुल फ्लेज वॉर करें और तब उसको जाकर के आक्रमण करके ले लें, जो कि वॉर जो है इंटरनेशनली इलीगल भी है, या तो आप वार्ता करके कम से कम ये तो करें कि जहां लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वहां तक तो दोनों सेनाएं हटे। हाँ, ये बात मैं मानता हूं, प्रफुल्ल बख्शी साहब की पूरी तरह से सहमत हूं कि हमें अपने सन्निधता में, अपनी प्रिपेयर्डनेस में ढील नहीं देनी चाहिए और हमें इसके लिए तैयार होना चाहिए कि अगर कभी भी चीन कैलाश रेंज पे उन चारों चोटियों पे कब्जा करने की कोशिश करता है तो हम उसको आउटडू कर सकें। ये सबसे बड़ी बात होनी चाहिए। अनुमा जी, आप लगातार आरोप लगाते रहे हैं, कांग्रेस लगातार आरोप लगाती रही है कि सब देश की ज़मीन को चाइना के हवाले कर दिया गया। यहाँ एक्सपर्ट से बात हो रही है, उनका कहना है कि ज़मीन तो 1962 और 1998 में चीन ने कब्जा ली थी और अब कम से कम जो अगर वो सामने आया था तो हम पीछे धकेलने में तो हुए, नहीं तो उसकी आंख में कोई आंख डालकर बात करने की हिम्मत नहीं रखता था। ओली जी, 1962 में हमारी सेना कितनी सक्षम थी ये हम सबको मालूम है, लेकिन और प्रफुल्ल बख्शी सर, हम एक ही संस्था से आते हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं कि हम जिन स्ट्रेटेजिक हाइट्स को हमने लिया है उन्हें हमें छोड़ना नहीं चाहिए था। वो मैं फिर से कहूंगी। एक चीज और बता दूं मैं आपको कि जो जितने भी आज तक राफेल हो, चाहे वो एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट की क्लोथिंग हो, चाहे हमारे कैलिब्रेटेड इक्विपमेंट हो, इन सभी चीजों का प्रोविजन जो था, और इवन इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में श्याम सरन रिपोर्ट में 2008 में इसके ऊपर काम हुआ था। उसी के हिसाब से दौलत बेग ओल्डी का जो हमारा एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है वो बना था और लगातार उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर 2008 से काम करना शुरू हो चुका है। अब देख लीजिए जितनी भी परियोजनाएं हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो सभी 2008 और 14 के बीच की है। इसके बाद सरकार ने निरंतरता बनाई, ये बहुत जरूरी था और हर सरकार को बनाना चाहिए। त्रिपाठी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? यहाँ दावा ये किया जा रहा है कि ये नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, इससे पहले जो यूपीए की सरकार थी उसने इतना टेरर कर दिया था, इतना डर डाल दिया था, चीन थर-थर कांपने लगा था, चीन के पास कोई जवाब नहीं था और वो भारत की सेना को देख रहा था, भारत को देख रहा था कितनी तरक्की हो रही है, इसलिए चीन डर गया था। पूरी बात तो कहने दीजिए मुझे। मैडम, एक सवाल आपने किया, उसका मैं जवाब ले लेता हूँ। रिएक्शन और भी गेस्ट बैठे हैं, वो हाथ उठा रहे हैं बोलने के लिए। त्रिपाठी साहब, 19 की रिपोर्ट देखिए, जो कि चाइना के मिलिट्री कमीशन की रिपोर्ट है, जिसमें ये साफ साफ कहा गया कि भारत तो हिंद महासागर को भारत का महासागर मानता है, भारत तो हमारी चोटियों पे कब्जा करना चाहता है। हम नहीं कहते कि चीन की सारी बातें सही हैं, लेकिन हम ये भी कहना चाहते हैं, अनुमा जी कह रहे हैं कि 2008 की रिपोर्ट में था, 2008 से पहले क्या था? हम क्या 1947 से 2008 तक सो रहे थे? 1959 में जब अरुणाचल में चीन ने गांव में, जिसका अभी राहुल गांधी हल्ला मचा रहे थे, जब 1959 में अरुणाचल में चीन ने वहां गांव बनाए थे और तब हल्ला हुआ था, हमारी सेना ने कहा था, प्रफुल्ल बख्शी साहब इसको कोरबरेट करेंगे, हमारी सेना ने कहा था उस वक्त सिविलियन गवर्नमेंट से कि हम वहां पर बढ़ करके ये वापस ले लें, लेकिन उस वक्त हमारे माननीय प्रधानमंत्री नेहरू जी ने कहा था नहीं, अभी हम बातचीत करेंगे। तो 2008 तक तो हम कुछ नहीं कर रहे थे, इसको आप मानिए। हम नहीं मानते कि सारी सरकारों की गलती है। 2008 के बाद से सरकार ने किया, मनमोहन सिंह सरकार ने कुछ कोशिश की, बड़ी अच्छी बात है। उस कोशिश को ज्यादा तेजी से बढ़ाया गया 2014 के बाद से। सभी को मालूम है कि 2008 से 2014 के बीच में आप देखिए, आंकड़े देख लीजिए कि कितनी सड़कें बनी सीमा पर और 2014 से अब तक कितनी बनी। चलिए, बस इसी से पता लग जाएगा। बख्शी साहब, आपका रिएक्शन इस पर। मैं 78 में और 82 में 2 बार तो दौलत बेग ओल्डी गया था। मैं रेकी के लिए गया था कि वहाँ फाइटर ऑपरेशन हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, और उस समय हम लोग ले में थे। और मैं बता दूं, हमारी कार्यक्रम जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, हमने देर कर दी, 15-20 साल देर कर दी। जैसे चाइना ने स्टार्ट किया था, अगर हमने चाइना के साथ स्टार्ट कर दिया होता तो बात ये नहीं देखने को मिलती। और मैं बता दूं कि 1962 में अगर हमने एयरफोर्स का इस्तेमाल कर दिया होता, अगर प्राइम मिनिस्टर नेहरू बैकआउट ना करते और हमारे 6 स्क्वाड्रंस को नॉर्थ ईस्ट से पंजाब और दिल्ली में ना भेजा जाता, तो हमने 2 से 2.5 ब्रिगेड ऑफ चाइना POW बना ली होती। ये हमने इतनी भारी गलती करी क्योंकि नेहरू जी किसी के कहने में आ गए
कि कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, इलाहाबाद सब पे चाइना बॉम्बिंग कर देगा। ये देखो, दूसरे की बात मानने को ये होता है क्योंकि हमने डॉक्ट्रिन्स नहीं लिखी थी। भारत की फौज गवर्नमेंट ने नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन 97 में लिखी है, जब रैंड कॉर्पोरेशन ने आपको झकझोर दिया था। 1995 में पार्लियामेंट में मामला रेज हुआ था, मैं साउथ ब्लॉक में था उस समय। जल्दी में तीनों सर्विसेज ने डॉक्ट्रिन लिखी। गलतियां हमारी हैं और हमको गलती स्वीकार करनी चाहिए। मैं फौजी हूं, मुझे पता है इसमें फौजी अफसरों की भी गलती है। उन्होंने जोर लगा के नहीं बोला, गवर्नमेंट को चीफ ने जोर नहीं लगाया उन दिनों में, इसमें हमारी भी गलती है। हम सारी गलती ब्यूरोक्रेट के नहीं बोल सकते, हमारी भी गलती है। पर जो भी है, ये कंबाइंड गलतियां हुई हैं बिकॉज लैक ऑफ सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन। एक दूसरे पे उंगली उठाना ठीक नहीं है, एक दूसरे पर उंगली उठाना ठीक नहीं है। लेकिन खेमचंद जी, यहाँ एक्सपर्ट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं सरकार की पीठ थपथपा रहे हैं कि 2014 के बाद से जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा, उसी से चीन तिल मिलाया और कहीं ना कहीं वो इंफ्रास्ट्रक्चर 5-6 महीने में इतना हो गया कि हमारे टैंक, हमारे जहाज़, हेलीपैड्स वहाँ पर उतरने लगे, हेलीकॉप्टर्स उतरने लगे, हमारे टैंक्स वहाँ पर पहुँचने लगे, हमारे फाइटर्स जेट्स वहाँ पर पहुँचने लगे। तो ये कहीं ना कहीं चीन को खटका और चीन को समझ में आया कि अब भारत कहीं ना कहीं लड़ाई लड़ने के मूड में आ रहा है, तो वो बैकआउट कर गया। आप मानते हैं? देखिए, सच का ग्लोरिफिकेशन तो सभी करते हैं और मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारे जो सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट हैं वो भी सच को देश के सामने रख रहे हैं। मैं अपनी बहन जो कांग्रेस की प्रवक्ता भी हैं और डिफेंस एक्सपर्ट हैं, उनसे कुछ चीज़ें विनम्र और बहुत ही अनुरोध के साथ उनको बता देना चाहता हूँ। वो कह रही हैं कि हम जो एक बहुत ही स्ट्रेटजिक पोजीशन पे हम बैठे हुए हैं, वहाँ से हमें वापस नहीं हटना चाहिए। बहन, भारतीय सेना फिंगर 4 से 3 पे आ रही है, जहाँ पे हमारा पहले परमानेंट बेस था, और चाइना की जो सेना है वो 4 से 8 पे जा रही है। हमको एक फिंगर तक, अगर चाइना फिर से धूर्ता करता है तो एक फिंगर मतलब 3 से 4, जहाँ पे हमारी अभी पोजीशन है, अगर हम हमारा डायलॉग और ऐसा प्रोसेस कंस्ट्रक्टिवली चले, भगवान करे चले, और हमको वहाँ से वापस, अरे आप सर को आपको अब चाहो तो एक पत्थर ले लो, उससे फोड़ो। आप ऐसा रखोगे, अभद्रता करोगे, मैं आपको बैन कह रहा हूँ, तो मैं कुछ आपको अगर इसमें आप कुछ करेक्शन करना चाह रही हैं तो नहीं, मेरे को कंप्लीट करने दीजिए प्लीज। मैं 10 मिनट से बोला नहीं। दूसरा, बहन, आपने शुरुआत तो बहुत सारी चीजों की आपकी योजनाएं सिर्फ और सिर्फ कागज पे रह गई। हमारी जो एयरफोर्स है, एयरफोर्स को फाइटर प्लेन चाहिए थे, आप नहीं दे पाए। वो फाइटर प्लेन मोदी जी ने दिए, सभी ने देखा। राफेल मोदी जी ने दिए, आपने नहीं दिए। ना इंडिजीनियस जो फाइटर प्लेन आपको देने चाहिए वो आपने नहीं दिए। आपने रोड नहीं बनाई, आपने पुल नहीं बनाए, और ये रोड और पुल पिछले 6 साल में बने। एक बार मैं जवाब लेता हूं। अनुमा जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं, आप कुछ करेक्शन करना चाह रही हैं? चुप हो जाते थे, आप डर जाते थे। भूपेश जी, चलिए आता हूं उनका वर्जन। भूपेश जी, मैं ये कह रही हूँ कि एक तो ना प्रवक्ता जो होते हैं ना, पार्टी के प्रवक्ता, अगर वो विषय के एक्सपर्ट नहीं हो तो वो बोलते हैं जो उनकी पार्टी की लाइन होती है। मैं जो बोलूंगी वो मैं देश के बारे में, आप भी पार्टी की लाइन बोल रहे हो, नहीं तो आप दिल से गलत नहीं बोल सकते। के साथ रही हूँ तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब हम कोई स्ट्रेटेजिक लोकेशन लेते हैं तो हम उसे छोड़ते नहीं है। दूसरे, मैं लॉजिस्टिक्स ऑफिसर हूँ, तो मुझे मालूम है कि 1999 में एक बार हमने पूरी मिराज 2000-5 की जो डील थी उसको इनकी बीजेपी की तब की सरकार ने उसको गिरा दिया था, और उसके बाद से हमारी पूरी प्रोसेस में 15 साल का लैग हुआ। ये झूठ नहीं है। और राफेल का पूरा सब कुछ मेरे सामने फाइलें थी। 2014 में पूरी चीज तय हो गई थी और इसी कंपनी को ही दिया गया था इसका कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन उसको पूरा क्वैश किया गया 2015 में और नए सिरे से अपने नाम क्रेडिट लेने के लिए किया गया। अभी तक बीजेपी ने एक भी, मैं चैलेंज देके कहती हूँ, एक भी ऐसी चीज है जो आ रही है देश की सेना में, उसका सबका सारा कॉन्ट्रैक्ट कांग्रेस के समय का है। इनका किया हुआ 2028 के 10 साल आपकी सरकार रही, झूठ ना बोले, 10 साल आपकी सरकार रही, कुछ नहीं हुआ। ना ही आपने थल सेना को कुछ दिया, ना ही जल सेना को आपने दिया, ना ही वायु सेना को दिया। चलिए, वक्त की कमी है, प्रफुल्ल बख्शी साहब, अगला सवाल मेरा आपसे है। देवसांग, गोरगा, हॉट स्प्रिंग विवादित इलाके हैं। लगता है आपको कि आने वाले दिनों में इतना प्रेशर चाइना पर डाला जाएगा कि बिना लड़ाई के कूटनीतिक और सैन्य वार्ता के चलते इन इलाकों पर भी चीन पीछे हटने को तैयार होगा? चीन इसमें पीछे हटेगा, और मैं आपको बता दूं कि अगर चीन इसमें नहीं हटेगा तो चीन को लड़ाई फेस करनी पड़ेगी। और ये चीन को पता चल गया है, चीन को मैसेजेस मिल गए हैं। तो चीन लड़ाई, अगर ये उसमें अगर ये तीनों चीज जगहें हैं, देवसांग, गोगनर, हॉट स्प्रिंग्स, यहाँ पे उसको हटना ही पड़ेगा। हालांकि चीन बहुत जोर लगा रहा है
कि वो दौलत बेग ओल्डी के चारों तरफ अपना जमावड़ा बनाए रखे, पर वो नहीं हो पाएगा। त्रिपाठी साहब, आपको लगता है कि देवसांग, गोरगा और हॉट स्प्रिंग जैसे विवादित इलाके हैं और कैलाश रेंज अगर छोड़नी पड़ रही है तो वो खतरनाक होगा, और साथ ही साथ इतना दबाव चीन के ऊपर भारतीय सेना और सरकार बना पाएंगे कि वो ये इलाके देवसांग, गोगरा और हॉट स्प्रिंग से भी पीछे हटने को तैयार होगा? देखिए, एक चीज मैं ये बता दूं, पहले क्लियर कर दूं कि ये चीन जो हटने को तैयार हो रहा है, इसमें सिर्फ हमारी सेना या हमारी कूटनीति की वो नहीं है। चीन जो हटने को तैयार हो रहा है, इसमें कई इंटरनेशनल फैक्टर्स भी काम कर रहे हैं जी। जैसे कि चीन की फजीहत हो रही है इनर मंगोलिया, शिंजियांग, हांगकांग और तिब्बत में मानवाधिकारों को लेकर के। चीन की फजीहत हो रही है साउथ चाइना सी में। चीन की फजीहत हो रही है ट्रेड के मोर्चे से। चीन को ये उम्मीद थी कि सरकार उससे तो कि कुछ नरम होगी, लेकिन जो बाइडेन की सरकार ने आते ही कह दिया कि हम नरम नहीं होंगे, और जो बाइडेन की सरकार ने ये भी कहा कि हमारा भारत के साथ रिश्ता जारी रहेगा। रूस ने भी ये कहा कि भारत के साथ हमारा रिश्ता जारी रहेगा। कई फैक्टर्स हैं जो कि मिल करके चीन के ऊपर दबाव बना रहे हैं। ठीक वैसे ही मैं एक वो देता हूँ, शायद अनुमा जी को बुरा लगे, लेकिन मैं वो कहता हूँ कि जैसे लोग ये मानते हैं कि सिर्फ गांधी जी की वजह से ही हमें स्वतंत्रता मिल गई, लेकिन हमें स्वतंत्रता जब मिली, कई देशों को स्वतंत्रता मिली जहां गांधी जी नहीं थे। इंडोनेशिया को मिली, म्यांमार को मिली, कई देशों को मिली। इसलिए मिली कि ब्रिटिश राज एकदम खोखला। चलिए, वक्त की कमी है, चाइना से हटकर हम थोड़ा सा अलग चले गए। बख्शी साहब, आप हाथ उठा रहे हैं, चलते चलते सर 10 सेकंड आपको दूंगा मैं यही कह रहा हूं कि अब जब समय आ गया है, भारत को सब कुछ करना है, पर इस गवर्नमेंट को अपनी थोड़ी सी प्रोसीजर्स और नीतियां चेंज करनी पड़ेंगी। और इंटरनल जो डिफेंस मिनिस्ट्री का वर्किंग है वो चेंज करना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। ये बहुत पहले से चला आ रहा है, ये पुराने नियमों को तोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल शर्मा जी, बहुत जल्दी। एब्सोल्युटली बख्शी जी, ये सरकार वो सब कुछ करेगी जो देश और सेना के लिए जरूरी है। चलिए, सरकार का कहना है कि हमने कूटनीतिक दबाव बनाया और आर्मी को फ्री हैंड दिया, इस वजह से चाइना घुटने टेकने को मजबूर हुआ। चाइना पीछे जा रहा है और उसके बाद कहीं ना कहीं ये कूटनीतिक जीत है। एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि जो पिछले 4-5-6 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी हुई है और चाइना से आंख मिलाकर सेना को इतना सक्षम किया गया है कि वो चाइना से आंख मिला सके, इस वजह से भी ये सक्षम हुआ है, इस वजह से भी ये पॉसिबल हुआ है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि अगर हम ईगल पोजीशन छोड़ते हैं, अगर हम कैलाश रेंज की ऊंची पहाड़ियों को जिन पर कब्जा किया है सेना ने, उससे पीछे हटाते हैं तो ये घातक होगा, क्योंकि चीन की चालबाजियाँ कभी कम नहीं होंगी। मौका परस्त है वो, और मौका मिलते ही फिर से वो डसेगा, क्योंकि उसका नाम ड्रैगन है। फिलहाल हमारी बड़ी बहस में आज के चर्चा में शामिल होने के लिए खेमचंद शर्मा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अनुमा आचार्य बहुत बहुत शुक्रिया, प्रफुल्ल बख्शी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, और जेके त्रिपाठी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी बहस में अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप चलते रहिए सहारा न्यूज़ नेटवर्क के साथ। फिलहाल इजाजत, साथ में।